हेलो एवरीवन। आज से हम पार्ट 3 इंटरनेशनल सिनेरियो देखेंगे। पार्ट 3 2 पार्ट इसका हो चुका है। ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम शुरुआत करते हैं हांगकांग अभी समय से। 26 जून 2025 को जहाज़ों के सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अभी समय का आधिकारिक रूप से लागू हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित एवं पर्यावरण दृष्टि से उचित पुनर्चक्रण अभिसमय हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स है। ये बेसिकली शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है और ये IMO के तहत स्थापित एक वैश्विक संधि है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं शिप रिसाइकल, IMO लिख लेते हैं। इसे प्रायः हांगकांग अभिसमय कहा जाता है, जो कि समुद्री उद्योग में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। 2009 में अपनाई गई यह संधि जहाज धोने की प्रक्रिया में खतरनाक पदार्थों एवं जटिल प्रक्रियाओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करती है। सस्टेनेबल रिसाइकलिंग के बारे में यह है। ठीक है, इसमें श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आगे हम बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल का जो संघर्ष है 2025 के अंदर काफ़ी देखने को मिला। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, इजराइल जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सैन्य स्थलों पर हवाई हमले एवं ड्रोन हमले किए, जिसमें तेहरान, नतांज, तबरीज में 2 सैन्य अड्डे तथा किरमानशाह 2, 3 और 4 भूमिगत मिसाइल भंडारण स्थल शामिल थे। किरमानशाह में, नतांज में आपका यूरेनियम संवर्धन वाला है, यूरेनियम इनरिचमेंट वाला है। ठीक है, तो जवाई कार्रवाई में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान जो है, इसको याद रखिए, प्रॉमिस 2, 3 करके, और इजराइल ने राइजिंग लायन। ईरान और इजराइल का संघर्ष जो है 2025 का कुछ कारण है। ईरान और इजराइल के बीच संबंध वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति के बाद इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पे, जहाँ जिसके बाद इस्लामिक शासन वहाँ पर से वहाँ पर लागू कर दिया गया, जिसमें ईरान को शाह के अधीन इजराइल के करीबी सहयोगी से बदलकर एक इस्लामी गणराज्य बना दिया, जो यहूदी राज्य के प्रति खुले तौर पर विरोधी है। शिया इस्लामी सिद्धांत द्वारा शासित ईरान और मुख्यतः यहूदी राज्य इजराइल धार्मिक एवं वैचारिक मतभेदों के कारण विभाजित हैं। इन मूलभूत मतभेदों ने दशकों से परस्पर अविश्वास और शत्रुता को बढ़ावा दिया है। ईरान फिलिस्तीन के मुद्दों पर कट्टर समर्थक रहा और हमास तथा हिजबुल्लाह को संगठन को सहायता प्रदान करता है। ईरान और इजराइल सीरिया गृह युद्ध तथा यमन संकट जैसे संघर्षों में विरोधी हितों के साथ क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए संघर्ष में उलझे हुए हैं। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक गंभीर खतरा मानता है। उसे भय है कि परमाणु हथियारों के विकास से उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। बेसिकली ये उसके परमाणु को वो लोग नहीं चाहते कि वो इनरिच करे यूरेनियम को ज़्यादा, क्योंकि परमाणु बम बनाने के बाद इजराइल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑपरेशन बेसरत फतेह क्या है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के 2 दिन बाद ऑपरेशन बेसरत फतह लॉन्च किया। 24 जून 2025 को कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इराक में और कतर में जो अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है वहाँ पर मिसाइलें उन्होंने दागा। ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने ऑपरेशन बेसरत फतह की शुरुआत की घोषणा की और कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस, ये सारा नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, पर हमले की पुष्टि की। इराक में अमेरिकी सेना के ठिकाने एन अल असद बेस। सीधा ये मैच द फॉलोइंग वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अल उदीद एयरबेस कहाँ है? कतर में है। अल असद बेस कहाँ है? इराक में है। इसको 2 जितने भी ऑपरेशन हैं, जगह का नाम है, ये ध्यान में रखना है।
विदित हो कि ईरान द्वारा शुरू किया गया यह ऑपरेशन अमेरिका के ऑपरेशन किसके खिलाफ था? मिडनाइट हैमर के जवाब में शुरू किया गया, जहां से B-2 बम्बर के थ्रू अमेरिका ने उस पर बॉम्बिंग की थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था? 22 जून को ये करता है और 24 जून को ईरान इसका जवाब देता है। 7 B-2 स्टील्थ बम्बर, 14 GBU-57 MOP बम, 30+ टॉम स्टॉक मिसाइलें और 125 विमानों का इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु ठिकाना फोर्दो, नतांज और इस्फान, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्दो, नतांज और इस्फान क्या है? तो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं ये सभी। इसे अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार जो इजराइल का था वही इसका भी था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज, इस्फान पर सटीक हमले किए, ऑलरेडी डिस्कस्ड। मिशन में 125 से अधिक विमान वगैरह शामिल थे। अब ईरान का ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ये तो ईरान का इजराइल पे हमला था, इतना काफ़ी है हमारे लिए। इस ऑपरेशन में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रयोग कर रहा है। विदित हो कि यह एक नवीन हमला तंत्र है जिसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों को भ्रमित और निष्क्रिय करना है। ठीक है, यहाँ फिर से देखो रिपीटिशन है। इजराइल जो है वो क्या किया? ईरान पे बम फेंका किसके थ्रू? ऑपरेशन राइजिंग लायन के थ्रू। ठीक है, हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर रखा है। ऑपरेशन प्रॉमिस 3 जो है 2024 में, ऑपरेशन बशल अल फतह जून 2025 के अंदर, और ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जून 2025 में। ठीक है, हिस्टोरिकल मेजर ऑपरेशन क्या क्या रहे हैं? ऑपरेशन कमान, ठीक है, ऑपरेशन फतह अल मुबीन 1982 के अंदर, कमान 1980 के अंदर, ऑपरेशन मरसद 1988 के अंदर। ईरान इराक वॉर के समय में क्या हुआ था? ऑपरेशन कमान हुआ ईरान इराक वॉर में। ऑपरेशन फतह अल मुबीन, एक्सपल्सन ऑफ इराकी ट्रूप फ्रॉम कजाकिस्तान, खुजस्तान वाला प्रोविंस जो है वहाँ से, कजाकिस्तान नहीं है। ऑपरेशन मरसद 1988 के अंदर हुआ। ईरान का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और नतांज परमाणु संवर्धन यंत्र। ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र नतांज पर हमले किए गए थे। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा ईरान पर अपने परमाणु सुरक्षा दायित्व का अनुपालन नहीं करने की घोषणा के एक दिन बाद हुआ, क्योंकि ये सिग्नेटरी है इसका, और इसके थ्रू ये जो जाते हैं उस देश के अंदर और पूरा चेक करते हैं क्या कौन सा देश कहीं इंडिज तो नहीं कर रहा परमाणु बम। नतांज परमाणु संयंत्र के बारे में, यह तेहरान से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ईरान का मुख्य संवर्धन केंद्र है। इसमें वाणिज्यिक ईंधन संवर्धन यंत्र और पायलट ईंधन संवर्धन यंत्र शामिल है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ऑपरेशन गिदॉन चैरियट्स क्या है? इजराइल ने 17 मई 2025 को गाजा पट्टी में इसकी शुरुआत की। ऑपरेशन जिडियन चैरियट्स, यह दोहा कतर में युद्ध विराम वार्ता के टूटने के बाद यह नए सिरे से संघर्ष में वृद्धि को दर्शाता है। इसका उद्देश्य गाजा पट्टी में हमास से शेष इजराइल बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करना था। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इजराइल गाजा वाला सेक्शन में किया था इसको। अब बुनियान अल मरसूस अभियान देख लेते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान का नाम बुनियान अल मरसूस का नाम दिया है इसको, जो पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके खिलाफ इन्होंने किया था। बैसरन घाटी में हुआ था ये। गाजा में युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव। 12 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल बिना शर्त एवं स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले एक मसौदा प्रस्ताव पर भारत मतदान से अनुपस्थित रहा। इसका प्रस्तावक देश कौन था? स्पेन। प्रस्ताव का विषय नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी एवं मानवीय दायित्वों का पालन। प्रस्ताव में ये सब मांग था कि गाजा से बिना ये सब हटाओ, युद्ध विराम की मांग की गई। ब्ला ब्ला ब्ला। मतदान 193 देश में हुआ, 149 देश पक्ष में थे, 12 देश विपक्ष में थे।
देख रहे हो सबका है। अमेरिका ही जब वीटो लगा दे कहीं भी, मतलब वीटो नहीं, एक तरीके से वो जब सहमत ना हो तो बाद बाकी देश का कोई मतलब नहीं हो जाता उस जगह पर, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। 19 देश अनुपस्थित रहे भारत सहित। भारत का दृष्टिकोण क्या है? वोटिंग में भाग नहीं लिया कि शांति स्थायी केवल प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है, भारत का ये मानना है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से भारत ने 2 बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के गाजा युद्ध विराम प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है। पहली बार दिसंबर 2023 में और फिर दिसंबर 2024 में तत्काल व स्थायी युद्ध विराम के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC में वर्ष 2024 से 28 2 साल के अवधि के लिए चुना गया है। भारत को वर्ष 2026 से 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की इस परिषद के लिए चुना गया, 3 साल के लिए, सॉरी। 6 प्रमुख निकायों में एक परिषद आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद व सिफारिश के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसे वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। परिषद में 54 देश शामिल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 54 देश हैं, ठीक है, 3 ईयर के लिए चुना जाता है। इंडिया भी चुना गया है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्या है? ECOSOC, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता भारत द्वारा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस चुनाव में संगठन के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यक्षता का निर्धारण मत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग BARPG के सचिव श्री V श्रीनिवास द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। 141 में से 87 वोट मिले, जो सदस्य देशों के समर्थन को दर्शाता है। IIAS के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये IIAS एक गैर सरकारी वैश्विक संघ है, ठीक है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति में अनुसंधान और नवाचार को, रिसर्च और एंड इनोवेशन को बढ़ावा देता है। 31 देश हैं इसके अंदर, 20 राष्ट्रीय खंड, नेशनल सेक्शन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में कार्य करती है। हालांकि औपचारिक रूप से UN से संबंधित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सदस्य देश में भारत, जापान, चीन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका से प्रमुख देश शामिल हैं। चागोस द्वीप समूह समझौता क्या है? 22 मई 2025 को एक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिस को सौंपने की घोषणा की। मॉरिशस को सौंपा गया, किसके थ्रू? UK के थ्रू। इस समझौते से हिंद महासागर द्वीप समूह पर ब्रिटिश प्रशासन के दशकों पुराने शासन का अंत हो गया, जो वर्ष 1965 में मॉरिशस से द्वीपों के अलग होने के बाद से चल रहे कानूनी व कूटनीतिक विवादों का विषय रहा है। इस समझौते के तहत मॉरिशस को संप्रभुता प्राप्त होगी, किंतु ब्रिटेन एवं अमेरिका डिएगो गार्सिया स्थित रणनीतिक सैन्य अड्डे का संयुक्त उपयोग 99 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए करेंगे तथा मॉरिशस को इसके लिए प्रति वर्ष $136 मिलियन प्राप्त होंगे। क्या इंपॉर्टेंट है? डिएगो गार्सिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मिलिट्री बेस, किसके द्वारा यूज किया जाएगा? UK और US। चागोस द्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा जानकारी है। हिंद महासागर में मालदीव एवं सेशेल्स के बीच स्थित चागोस द्वीप समूह 60 से अधिक द्वीपों का समूह है, जिसमें डिएगो गार्सिया सबसे प्रमुख है। तो डिएगो गार्सिया जब भी नाम आए तो उसको याद रखना है। चागोस द्वीप समूह किससे रिलेटेड है? मॉरिशस से रिलेटेड है। चागोस वाला है, मॉरिशस से रिलेटेड है। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया और इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। इसके कुछ समय बाद इस द्वीप के मूल निवासियों को जबरन बाहर निकाल दिया गया और डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने सैन्य अड्डा स्थापित किया। ये कुछ इशू है इसके रिलेटेड। अब ब्रिक्स संसदीय फोरम देख लेते हैं। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में
आयोजित ब्रिक्स संसदीय फोरम में जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स संसदीय फोरम कहाँ हुआ? ब्राजीलिया में हुआ। कैपिटल ऑफ ब्राजील। और ब्रिक्स 2025 कहाँ हुआ ये देख लेते हैं। ये बेलम में हुआ ना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो ब्रिक्स देशों की संसदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। स्थापना वर्ष 2015 में मॉस्को रूस में। वर्तमान में इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात हैं। ओके। अल्जीरिया बना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ब्रिक्स के द्वारा जो वर्ल्ड बैंक की तरह न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका सदस्य कौन बना? अल्जीरिया। एनडीबी के उद्देश्य क्या है? आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे पश्चिम प्रधान संस्थाओं का विकल्प बनना, दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉपरेशन और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना इसका कार्य है। स्थापना कब हुआ? 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा। BRICS मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में है। वर्तमान अध्यक्ष डिल्फा रूसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक की चेयरपर्सन है डिल्फा रूसेफ। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति। अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगाया तालिबान ने। कट्टर है वो लोग, जुआ मानता है इसको, इतना ध्यान में रखना है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सरिया वरिया जो है उन लोगों का सरिया कानून को मानते हैं इस्लामिक देशों के अंदर, उसमें इसको हराम माना गया है, उसके तहत उसने रोक लगा दी। वियतनाम का 10 वर्षीय गोल्डन वीजा। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और डिजिटल कामगारों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की घोषणा की। तो आ सकता है क्वेश्चन कि 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किस देश के द्वारा किया? तो वियतनाम के द्वारा किया गया। जनरली ये खाड़ी देश जो होते हैं हमारे मिडिल ईस्ट वाले, उनके द्वारा दिया जाता है वीजा वूजा वहाँ पे दुबई में सेटल होने के लिए, लेकिन अभी ये वियतनाम ने दिया है। पर्यटन, नवाचार, आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं और कितना पेज है हमारे पास। अभी है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया जो है यूट्यूब वगैरह पर प्रतिबंध लगा रहा है, सोशल मीडिया पर लगा चुका है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा। इससे पहले यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया और में टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पूर्व में ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही लागू है। अब इसने इसको एक्सटेंड करके यूट्यूब पर भी लगा दिया। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शहर सूचकांक। बेंगलुरु को ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान मिला है वर्ल्ड वाइड। और हमारे काम का कुछ है नहीं इसमें। शीर्ष देश कौन रहे? सिंगापुर, सोल, बीजिंग। यूरो मुद्रा क्षेत्र में बुल्गारिया को शामिल किया है। 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2025-26 से यूरो अपनाने के लिए अंतिम हरी झंडी दी है, जिससे वह एकल मुद्रा क्षेत्र का 21वां सदस्य देश बन जाएगा। यूरो मुद्रा क्षेत्र के बारे में क्या है जानकारी? यह क्षेत्र यूरोपीय संघ EU के ऐसे देशों का समूह है जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र को यूरो जोन भी कहा जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। EU में 27 देश हैं और यूरो मुद्रा क्षेत्र जो है उसमें 20 देश हैं। 20वां आपका बना है बुल्गारिया, सॉरी 21वां होगा ना बुल्गारिया। 20 पहले से हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ये सब यूरोजोन के देश। UAE नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना।
मैंने कहा था ना, अभी वियतनाम ने 10 साल के लिए किया है। यूएई ने भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए एक नया नामांकन आधारित गोल्डन वीजा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये काफ़ी कंफ्यूज करेगा एग्जाम के समय में, इसको ध्यान में रखना है। निवास वीजा होता है जो किसी व्यक्ति को एक देश में लंबी अवधि तक निवास करने की अनुमति देता है। देखो ये सारा रिपीटेशन होगा आप यहाँ पे थोड़ा सा। गादोन फुदरंग ट्रस्ट जो है ये क्या है, 2 जुलाई 2025 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने घोषित किया कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और गादेन फुदरंग ट्रस्ट ही भविष्य के दलाई लामा पुनर्जन्म को मान्यता देने वाले एकमात्र प्राधिकारी होंगे। इनका बर्थ नेम क्या है 14वें दलाई लामा का? लोमो धोंदूप। ये सब एसएससी वगैरह एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का फैक्ट। एसएससी हो गया, बीएसएससी टाइप का, सीजीएल अभी जो होने वाला है हमारा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये बीएसएससी सीजीएल के लिए। इनका ओरिजिनल नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, जो इनका धार्मिक नाम है। गादेन फुदरंग ट्रस्ट के बारे में 2011 में हुआ। धर्मशाला दलाई लामा के कार्यकाल में स्थित हुआ। प्रमुख कौन है? दलाई लामा ट्रस्ट के प्रमुख हैं और इसके सदस्यों में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के कुछ अन्य सहयोगी भी शामिल हैं। फिर आगे आपका अगेन ECOSOC 26-28 की अवधि के लिए चुना गया भारत को। 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिषद के लिए चुना गया है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। IIAS दोबारा आ गया। 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यक्षता का निर्धारण मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। रिपीटेशन है ये सब हमने देख लिया है आगे ऊपर। गैर सरकारी वैश्विक संघ है, 31 सदस्य देश हैं, 20 राष्ट्रीय खंड हैं, ये सब हमने देख लिया। इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट 4 में अब हम लोग देखेंगे। लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम हो आ जाने के कारण लेक्चर मुझे यहीं पर रोकना पड़ रहा है। पार्ट 4 ला करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर हम दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो भी इंटरनेशनल वाला ही होगा। दूसरा सेक्शन, उसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल जो न्यूज़ वगैरह जो इम्पोर्टेंट होगा। ये वाला सेक्शन जो है बेसिकली ये मेंस के रिलेटेड है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें प्री में काम आएंगी, लेकिन ज़्यादातर ये मेंस रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो इस वक्त तो रोक रहा हूँ।